तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है कि कोशिका का खोज किसने किया था। तो दोस्त कोशिका का खोज किसने किया था ये बताना है। देख लीजिए ऑप्शन में इसमें दिया हुआ है, आपको हम बताते हैं कि कोशिका का खोज किसने किया था। दोस्त ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इग्नोर मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कोशिका का जो खोज किया था वो किया था, यहां से आप देख सकते हैं ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने किया था कोशिका का खोज। अब ये समझ लीजिए कि कभी कभी पूछ देता है ये क्वेश्चन कि कोशिका का खोज कैसे किया गया था। रॉबर्ट हुक ने तो किया था, लेकिन कैसे किया गया था ये भी कभी कभी सवाल पूछ देता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए क्या था कि 1965 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया था कि कोशिका का खोज किया था। कैसे किया था ये समझ लीजिए। तो रॉबर्ट हुक साहब जो थे वो क्या थे कि वो कॉर्क पे अध्ययन कर रहे थे, कॉर्क पे, बोतल के कॉर्क पे। पहले बोतल का जो कॉर्क हुआ करता था ना वो कोई एल्युमिनियम या स्टील का नहीं होता था, वो लकड़ी का बना होता था। तो वो लकड़ी के कॉर्क का क्या कर रहे थे कि स्टडी कर रहे थे। तो माइक्रोस्कोप से स्टडी करते करते उन्होंने देखा कि उसमें जो है क्या है कि एक मधुमक्खी के छत्ते जैसा उनको उसमें कुछ दिखा। तो उस पर जब स्टडी उन्होंने किया तो वो उन्होंने पता किया तो उनको पता चला कि ये जो क्या है कि सेल है, मतलब कि कोशिका है जो मरा हुआ है, डेड है। तो इस प्रकार उन्होंने क्या किया कि उनका नाम जो है क्या किया कि कोशिका रख दिया, सेल रख दिया। रॉबर्ट हुक साहब जो थे वो कोशिका का खोज किए थे। इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा नहीं। देख लीजिए इसी आकार का ये कोशिका का खोज उस समय किया गया था, मतलब जब माइक्रोस्कोप से देखा गया था तो इस प्रकार ये मधुमक्खी के छत्ते के जैसा जो होता है छिद्र, उस तरह का उनको दिखा था। इसी का नाम उस समय रॉबर्ट हुक साहब ने कोशिका रखा था। ठीक है, तो भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ लोग यह सवाल करते हैं कि टेक्नीशियन में बायोलॉजी नहीं पूछा जाता है। दोस्त डार्क में मत रहिए कि टेक्नीशियन में बायोलॉजी नहीं पूछा जाएगा। किस टेक्नीशियन में बायोलॉजी नहीं पूछा जाएगा ये भी समझ लीजिए। जो लोग टेक्नीशियन ग्रेड 1 में है यानी सिग्नल में है, जो ग्रेजुएशन पे भरे हुए हैं या बीटेक पे भरे होंगे, उन लोगों को बायोलॉजी नहीं पूछा जाएगा। उन लोगों को फिजिक्स से और कुछ एडवांस जो है उसमें सिलेबस जोड़ा गया है, आईटी सेक्टर से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, ये सभी से चैप्टर जोड़ा गया है, तो उन लोगों को नहीं पूछा जाएगा। डार्क में मत रहिए। बहुत लोग डार्क में है कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भी नहीं पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आपका पूछा जाएगा 10th के नीचे जितने भी आप साइंस पढ़े हैं, 9th का, 8th का, 10th का, सभी से पूछा जाएगा आपको, स्टैंडर्ड 10th लेवल से। साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से क्वेश्चन रहेगा, कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत लोग, एक ने मुझे कमेंट करके बोला था कि बायोलॉजी पूछा ही नहीं जाएगा, बायोलॉजी क्यों पढ़ा रहे हो। बायो टेक्नीशियन ग्रेड में 3 में पूछा जाएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए कंफ्यूज मत होइए। ग्रेड 1 और ग्रेड 3 दोनों को अलग अलग डिवाइड किया गया है टेक्नीशियन के लिए। तो ग्रेड 1 में आपको पता है कि ग्रेजुएशन के लिए बढ़ाया गया था, और ग्रेड 3 में आईटीआई वाले लोग जो है अप्लाई किए थे, तो उनको आईटीआई जो है थ्योरी है, बुक है, उनसे ट्रेड से नहीं पूछा जाएगा, आईटीआई के ट्रेड से नहीं पूछा जाएगा। लेकिन 10th के साइंस से ही 40 नंबर का सवाल दिया जाएगा। तो आपको अगर इसमें टेक्नीशियन निकालनी है तो आप साइंस और मैथमेटिक्स कमांड रखिए, निकल जाएगा ऐसे। तो 40 नंबर मायने रखता है, 40 नंबर कमांड रखिए, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कंफ्यूज में मत रहिएगा सभी लोग। हाँ, अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि केंद्रक दे दिया है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जो है मौजूद, जो कहता है कि जेल जैसी जो होता है पदार्थ, उसको क्या कहते हैं। तो दिया, जब आप कोशिका को मतलब देखिएगा तो उसमें क्या होता है कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच एक जेल जैसा पदार्थ होता है, उसको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है कि कर्णीय कहा जाता है, दूसरा उल्ब कहा जाता है, तीसरा दे दिया कोशिका द्रव कहा जाता है, चौथा दे दिया कि फुसफुसीय कहा जाता है। दोस्त क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जो जेल जैसा पदार्थ होता है उसको क्या कहते हैं। तो दोस्त उसको जो कहते हैं ना वो कोशिका द्रव कहते हैं। अब देख लीजिए कि वो किस प्रकार का होता है, दिखाते हैं। यह है आपका कोशिका द्रव, जो क्या होता है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच पाया जाता है। ठीक है, ये कोशिका द्रव, ये जेल जैसा होता है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए ध्यान से, इससे पूछा भी जाता है आपको। अब समझ लीजिए ये जो कोशिका द्रव जो होता है ना
वो क्या होता है, ये कोशिका द्रव कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक है, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होता है। कभी कभी क्वेश्चन ये दे रहता है कि कोशिका द्रव जो है किन पदार्थों से मिलकर के बना होता है, तो वो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से ही बना मिला होता है। इसमें बहुत सारे मिले होते हैं ये चीजें, तो इसको जो है ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे लेकर के चलते हैं आपको। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि पानी की कमी के कारण क्या होता है कि कोशिका की संकुचित हो जाता है। ठीक है, कोशिका भित्ति उससे क्या होता है कि अलग हो जाता है, तो उसको, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, पानी के कमी के कारण क्या होता है कि कोशिका संकुचित हो जाता है और उससे क्या होता है कि अलग हो जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यही इसमें पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है कि डिप्लाज्मोलिसिस कहते हैं, या दूसरा दे दिया है कि प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, या तीसरा दे दिया है कि साइटोलिसिस कहते हैं, या चौथा दे दिया है कि प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। पानी की कमी के कारण कोशिका में क्या होता है कि कोशिका जो होता है संकुचित हो करके उससे जो अलग होने की प्रक्रिया जो होती है वो कहलाता है, फोर्थ नंबर आपका आंसर होगा कि प्लाज्मोलिसिस कहलाता है। ठीक है, प्लाज्मोलिसिस कहने का मतलब ये होता है कि जीव द्रव्य संकुचन, उसकी अलग होने की प्रक्रिया वही कहलाती है जीव द्रव्य संकुचन, प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, तो पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इसको भी माइंड में रखिएगा। जो भी क्वेश्चन इसमें दे रहे हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके ये सभी से तो क्वेश्चन रहता ही है, भूलिएगा नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है। जी हाँ, जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कोशिका, दूसरा दे दिया आपको अंग, तीसरा दे दिया है ऊतक, चौथा दे दिया है आपको नाभिक। तो कोशिका जो होती है वो क्या होती है कि जीवन की मूलभूत इकाई मानी जाती है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो मेरा करेक्ट होगा। कोशिका जीवन की एक मूलभूत इकाई होती है। अब इसके बारे में समझ लीजिए। ये कोशिका है, ये कोशिका जो होता है सभी जीवों में पाया जाता है, बिना कोशिका का जीवन संभव है ही नहीं। ध्यान रखिएगा, चाहे वो पादप हो यानी पेड़ पौधे हो, या कोई भी जीव जंतु हो, या मानव हो, हर चीज कोशिका का बना होता है। बिना कोशिका का हम जीवन सोच ही नहीं सकते हैं कि बिना कोशिका का कोई जीवन भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि जीवों में, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई भी हो, उसमें सबसे छोटी से छोटी इकाई जो होती है ना वो कोशिका होती है, और वहीं से उसकी शुरुआत होती है जीवन की। इसलिए क्या कहा जाता है कि जीवन की एक मूलभूत इकाई कोशिका को माना जाता है। ध्यान रखिएगा, कोशिका के बिना जीवन असंभव है। ठीक है, अमीबा से लेकर के जितने भी बड़े से बड़े विशाल प्राणी होते हैं सभी में कोशिका पाया जाता है। इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है तो भूलना नहीं है हमें। चलिए अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि कोशिकाओं में प्रोटीन और दे दिया है कि लिपिड परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका उत्तरदायी होती है। ध्यान रखिएगा, समझ लीजिए क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिए कि कोशिकाओं में जो प्रोटीन होता है और लिपिड होता है उसको ले जाने, लाने और स्टोरेज करने के लिए, या कहिए पैकेजिंग करने के लिए जो काम करता है वो इसमें से कौन करता है, इसका दायित्व किसका जाता है, ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में। समझिए क्वेश्चन को, जब क्वेश्चन समझ लीजिएगा तो भूलिएगा नहीं, दिमाग से उतरेगा नहीं। वैसे जो होता है जंतु पादप आप जो पढ़िएगा, या पादप कोशिका पढ़िएगा, जंतु कोशिका पढ़िएगा तो थोड़ा हार्ड है, समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोई नहीं, इसको समझ लीजिए। इसमें कह दिया है ना कि प्रोटीन और लिपिड को ले जाने लाने का काम जो है स्टोरेज यानी पैकेजिंग का काम कौन करता है, ये। तो इसमें फोर्थ नंबर जो आप देख रहे हैं गोल्जी का है, ये मेरा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि गोल्जी का ही एक ऐसा मतलब वो होता है अपने शरीर में जो क्या करता है कि प्रोटीन और लिपिड को लाने ले जाने का काम करता है और स्टोरेज करने का काम, मतलब संग्रह करने का काम करता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली संयोजी थैली दे दिया है कि पाचक एंजाइम से भरी होती है। ठीक है,
पाचक एंजाइम से भरी होती है, मतलब डाइजेस्टिंग करने का काम करता हो। तो डाइजेस्टिंग करने वाला जो होता है वो कौन सी झिल्ली जो है होता है, जो अपने अंदर वो पाचन एंजाइम भर के रखता है, ठीक है, जो पचाने में भी काम करता है। तो देख लीजिए पूछा गया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है कि गोल्जिकाय होता है, दूसरा लाइसोसोम होता है, या तीसरा दे दिया माइटोकॉन्ड्रिया होता है, या चौथा रसधानी होता है। क्या होता है? तो दोस्त पाचन एंजाइम्स जो भरी थैली होती है ना, वो होती है सेकेंड नंबर मेरा लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम होता है, ठीक है। तो ये सेकेंड नंबर है मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, लाइसोसोम को एक और चीज के नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं? पिछले क्लास अगर आप देखे होइएगा तो उसमें हमने बताया था कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के नाम से भी जानते हैं। पता है ना, बता भी दिए थे कि आत्महत्या थैली के नाम से जानते हैं लाइसोसोम को। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर, बिजली घर या पावर हाउस के नाम से जानते हैं। तो इसको भूलिएगा नहीं, ये सभी चीजें है क्या है कि पूछा जाता है, बार बार पूछे जाने वाली जो है ये क्वेश्चन होता है, और ये सब जो है, तो इसको भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया इसमें कि किस कोशिका अंग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। जी हाँ, कोशिका का मास्टर कहा जाता है किस कोशिका अंग को। ध्यान रखिएगा, जितने भी कोशिका होते हैं उस सब का एक मास्टर होता है, तो वो कौन सा होता है ये इसमें बता रहा है। इंपॉर्टेंट है, एएलपी और टेक्नीशियन वाले एग्जाम में पूछा गया है 2018 में, देख लीजिए। तो ध्यान रखिएगा, रिपीट करता है क्वेश्चन, टेक्नीशियन में पूछे जाने की संभावना है इसकी, इसलिए ध्यान में रखिएगा। तो ध्यान रखिए, इसमें कोशिका अंग जो कोशिका का मास्टर कहलाता है ना, वो कहलाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्थ नंबर, नाभिक। नाभिक जो होता है ना दोस्त, वो क्या होता है कि सारे कोशिका का मास्टर कहलाता है। अब ये समझ लीजिए कि कोशिका का मास्टर क्यों करते हैं, ठीक है। तो कोशिका का मास्टर क्यों करते हैं ये समझ लीजिए। इसलिए कोशिका का मास्टर करते हैं कि ये जो होता है ना, सारे कोशिका को जो है इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है। इसके बीच जो एक कोशिका होता है ना, वो सबसे बड़ा कोशिका इसी के अंदर मौजूद होता है, ठीक है, सारे। और एक तरह से कहिए तो ये नाभिक जो होता है ना, जितने भी कोशिका होते हैं उसका डीएनए का ब्लू प्रिंट जो कहते हैं वो इसके पास रहता है, सारे कोशिका का। तो यही इंस्ट्रक्शन सारे कोशिका को देने का काम करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मास्टर कोशिका के नाम से जाना जाता है। भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिका अंग कौन सा होता है। आपको इससे पहले ही सवाल है तो वही बता दिए हैं कि क्या होता है, वो नाभिक ही होता है। तो ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। जेई के एग्जाम में पूछा गया है, आरआरबी के जेई के एग्जाम में। तो सबसे बड़ी कोशिका अंग जो होता है ये नाभिक में ही मौजूद होता है, ठीक है। यही जो है क्या करता है, आपको कंट्रोल करने का काम करता है सारे कोशिका का। ये चीजें तो हम आपको बता ही दी है, तो इसको ध्यान में रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में ही पाया जाता है। केवल पशु कोशिका में ही पाया जाता है, ये बताना है। देख लीजिए, नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है कि लाइसोसोम, दूसरा सेंट्रोसोम, तीसरा दे दिया है गोल्जी जो है बॉडीज दे दिया है, और चौथा दे दिया है कि राइबोसोम। तो दोस्त इन चारों में से कौन है जो केवल पशु कोशिका में ही पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, केवल पशु कोशिका में जो पाया जाता है ना, वो फर्स्ट नंबर मेरा क्या है कि लाइसोसोम पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये जंतु कोशिका में मुख्यतः पाया जाता है। इसकी खोज जो हुई थी ना, इसकी खोज दिखा देते हैं लाइसोसोम की। ये लाइसोसोम है, ठीक है। इसका खोज जो किया गया था ना, ये किया गया था 1955 में। किसने किया था? तो डी डुबे ने किया था। डी डुबे ने किया था 1955 में, इसका खोज लाइसोसोम का किया गया था। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, ये लाइसोसोम करता क्या है। ये लाइसोसोम ये काम करता है कि कोशिका में क्या होता है कि जितने भी क्या होते हैं कि प्रोटीन होते हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं, उसका पाचन करने का काम करता है। ये ध्यान रखिएगा। और भोजन की जब कमी होती है ना, तो ये भोजन की कमी होने पर क्या करते हैं कि प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी क्या जो होते हैं उसको पता लगाने का काम करता है कि कहां पे ये चीजें है। और जब पता लग जाता है तो उसको क्या करता है कि संग्रह करने का काम ये लाइसोसोम करता है। और इस लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको माइंड में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा नहीं, बार बार इसको पूछा जाता है लाइसोसोम के बारे में। तो इतना लाइसोसोम रख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कि जब भी आए आंख बंद करके टिक मार के आ जाइएगा, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि शरीर में लगी चोट की मरम्मत करने के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, अगर मान लीजिए कि आपकी लड़ाई पीट हो जाए, झगड़ा हो जाए, कोई मार दे, तो क्या होता है, शरीर में चोट लग जाती है, कहीं खरोच आ जाता है, तो वहां की सेल्स क्या होती है कि टूट जाती है, डेड हो जाती है। ठीक है, जैसे बता देते हैं, देख लीजिए, जैसे इसको लग रहा है तो इसको बॉडी पर चोट लगने से इसका क्या है कि उस जगह पे देखिए किस तरह से दाग हो गया, तो दाग होने से क्या हुआ, वहां का सेल इसका डेड हो गया है। सेल क्या हो गया, डेड हो गया। डेड होने की वजह से ये क्या हो गया कि काला पड़ गया। तो काला हो गया तो ऐसा नहीं है कि ये मरम्मत नहीं होगा, मरम्मत होता है, थोड़ा वक्त लगता है, ये तो पता ही है। जब भी उंगली भी कट जाता है तो वहां का सेल डेड होता है, उसको मरम्मत करने के लिए कोई ना कोई सेल आता है। वही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि आपको कौन सा सेल आता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो ऑप्शन आपको दे दिया है, तो केवल इसमें क्या है कि समसूत्री जो है, सूत्रम जो है, वही आता है जो डेड सेल होता है उसको मरम्मत करने के लिए। जहां चोट लग जाती है वहां के सेल अधमूरे हो जाते हैं, तो उसको क्या होता है कि सेल को क्या होता है मरम्मत करने के लिए ये केवल और केवल समसूत्रण ही आता है, उसको मदद करने के लिए, उसको फिर से रिपेयर करने के लिए, एक तरह से कहिए तो ये चीजें होता है, इसको समझिए। तो इंपॉर्टेंट है, इसको भूलिएगा नहीं। और ले चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया कि एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सा होता है। जी हाँ, एक पशु के शरीर की बता रहा है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये जो होगा ऑप्शन मेरा सेकेंड नंबर ऑप्शन होगा न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है कि पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। ठीक है, एसएससी के एग्जाम में पूछ दिया, एसएसई के मतलब सीनियर सेक्शन इंजीनियर के जो एग्जाम होता है रेलवे का, उसमें यह सवाल पूछा गया है। तो न्यूरॉन होती है। अब समझ लीजिए, जानवरों के शरीर का जो होता है ये न्यूरॉन होता है। तो ये क्या है कि जानवरों के शरीर का सबसे बड़ा कोशिका न्यूरॉन तंत्रिका ही माना जाता है। ठीक है, यह तंत्रिका तंत्र क्या होता है कि उत्तेजित कोशिका होता है, मतलब बहुत एक्टिव होता है, एक तरह से सेंसिटिव होता है, कह सकते हैं इसको। ठीक है, इस कोशिका को मतलब काम क्या होता है कि मस्तिष्क में सूचना को आदान प्रदान करने का। जैसे कि आप अगर मानव नेत्र पढ़े होइएगा तो मानव नेत्र में क्या था कि मानव नेत्र से कनेक्शन होकर के क्या तंत्रिका तंत्र जो है मस्तिष्क में जाता है। जो आंख देखता है उसको क्या करता है, ये मस्तिष्क में सूचना पहुंचाने का काम करता है। आगे जो भी चीज दिखता है उसका इंफॉर्मेशन ये आंख के जरिए यहाँ पे जाता है, यही डिसाइड करके आंखों को बताता है कि क्या है क्या नहीं है। तो ये तंत्रिका तंत्र ही होता है, समझिए, सूचना को आदान प्रदान और उसका विश्लेषण करने का काम ये तंत्रिका तंत्र ही करता है। ठीक है, इसका क्या होता है कि तंत्रिका तंत्र कोशिका में क्या होता है कि विभाजन नहीं होता है। अगर एक बार अगर नष्ट हो गया ये, तो इसको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। लेकिन स्टेम जो होता है कोशिका के द्वारा ही इसको प्राप्त किया जाता है, ध्यान रखिएगा, इसे स्टेम कोशिका के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन अगर एक बार पूरी तरह से नष्ट हो गया तो इसको दोबारा प्राप्त नहीं मतलब प्राप्त किया जा सकता है, ये चीजें है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में जो है अधिक मात्रा होने वाला अणु है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मतलब कोशिका में सबसे अधिक मात्रा क्या होता है ये बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए, सबसे अधिक कौन सा चीज होता है कोशिका में ये बताना है। पूछा गया है, ये भी आरआरबी के एसएससी एग्जाम में पूछा गया है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर के एग्जाम में। ध्यान रखिए, इसकी वैकेंसी कम आती है एसएसई की। जर्नली क्या होता है कि आउटसाइड से वैकेंसी नहीं आती है एसएसई की। जो वैकेंसी मतलब एसएससी की जो होती है पोस्ट ना, वो प्रमोशन के थ्रू ऊपर हो जाती है। बहुत कम आउटसाइड से वैकेंसी, ओपन वैकेंसी बहुत कम आती है। जो होता है जैसे कि जेई होता है, तो जेई लोग क्या होता है कि प्रमोशन ले करके ऊपर बन जाते हैं। लेकिन एसएसई का एग्जाम ओपनली बहुत कम होता है, न के बराबर ही समझिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं। चलिए इसमें आपको बताते हैं कि कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देख लीजिए, जल दे दिया है, दूसरा दे दिया है कि कार्बोहाइड्रेट, तीसरा दे दिया है शैवाल, चौथा दे दिया प्रोटीन। दोस्त क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, कोशिका के में जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा मात्रा जो पाया जाता है वो पाया जाता है जल की। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि हमारे मनुष्य के शरीर में कितनी प्रतिशत, 70 से 80% क्या होती है कि जल की मात्रा होती है। ठीक है, तो कोशिका को भी जो है, कोशिका में भी सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, तो जल की ही होती है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, जल की मात्रा सबसे अधिक
कोशिका में ही होती है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है आपको कि कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है। जी हाँ, कोशिका सिद्धांत किस पे लागू नहीं होता है ये मुझे बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि जीवाणु, दूसरा शैवाल, तीसरा आपको दे दिया है कवक का, चौथा दे दिया है कि विषाणु। किस पर कोशिका सिद्धांत अप्लाई नहीं होता है? तो दोस्त कोशिका सिद्धांत जो है ये विषाणु पर अप्लाई नहीं होता है, इस पे जो है लागू नहीं होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको लेकर के चलते हैं। अगला क्वेश्चन में दे दिया आपको कि कोशिका प्रकार्यात्मक, ठीक है, क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? जी हाँ, यानी कि कोशिका का जो फंक्शन होता है उस फंक्शन को कंट्रोल कौन करता है ये बताना है। देख लीजिए जेईई के एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, पूछा भी जा सकता है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन दे दिया है कि जीव द्रव्य, दूसरा केंद्रिका दे दिया है, तीसरा आपको दे दिया है कि सूत्र कणिका और चौथा दे दिया है केंद्रक। दोस्त क्या होगा? तो कोशिका में जो फंक्शन का जो काम करता है या कंट्रोल करने का काम वो करता है केंद्रक। ध्यान रखिएगा, देख लीजिए ये होता है आपका कोशिका में जो होता है केंद्रक है, ठीक है, देख लीजिए ये तो केंद्रक। इसमें क्या होता है कि ये फंक्शनल काम कंट्रोल करने का काम करता है कोशिका में, ठीक है। अब इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। क्या है कि कोशिका के केंद्रक में क्या होता है ना कि कोशिका का अधिकांश, ठीक है, अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, जेनेटिक्स जो होता है मैटर इसमें पाया जाता है, जो क्रोमोसोम बनाते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम बनाते हैं। और जैसे कि मान लीजिए कि प्रोटीन हो गया तो उसका क्या होता है कि एक बहुत बड़ा जो है विशाल विविधता कहिए इसमें कि लंबे एक रैखिक तरह से डीएनए के रूप में मौजूद होता है, गठित होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि नाभिक सेल को नियंत्रण करने का केंद्र भी इसमें होता है, मौजूद होता है। ध्यान रखिएगा इसको, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है हम लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन पे दिखाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताना है। सूत्री विभाजन के चरण का स्टेप बाय स्टेप का नाम बताना है कि जिसके दौरान क्या होता है कि विभाजन सेल गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होता है, ठीक है, उसका बताना है। विभाजन के दौरान क्या होता है? गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होता है। ध्यान रखिएगा, सूत्री विभाजन में जब विभाजन होता है तो विभाजन के दौरान गुणसूत्र क्या होता है कि मध्य रेखा पर यानी बीच वाले रेखा पर स्थित होता है, यह बताना है। एलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन दे दिया है कि एनाफेज होता है, दूसरा टेलीफेज होता है, तीसरा दे दिया है कि मेटाफेज होता है, चौथा दे दिया आपको कि प्रोपोफेज होता है। दोस्त होता क्या है? जो विभाजन के दौरान गुणसूत्र के मध्य रेखा पर स्थित होता है, और जो ये होता है ना तो वो मध्य रेखा पर जो स्थित होता है ये होगा मेरा थर्ड नंबर होगा ऑप्शन कि मेटाफेज, ठीक है, मेटाफेज ही होता है जो विभाजन के दौरान गुणसूत्र के मध्य पर स्थित होता है। देख लीजिए ये बीच में स्थित होता है। मेटाफेज जो होता है ये गुणसूत्र जब विभाजन होता है तो उसके बीच में ये स्थित होता है, जो इक्वली क्या करता है कि डिवाइड करने का काम करता है, इक्वली, ठीक है, बराबर में बांटने का काम करता है ये। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिए ये क्या था कि अभी तक के जो है ये आपका जो है क्या था कि जंतु कोशिका से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और जंतु कोशिका सेट 2 में भी चला था और ये सेट 3 में भी चल रहा है, ठीक है। तो ये जंतु कोशिका अब खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं पादप कोशिका में। जो पादप कोशिका से जो क्वेश्चन है अब 16 नंबर से शुरू होगा, ये पादप कोशिका से होगा। अभी तक जंतु कोशिका चल रहा था, अब हम लोग चलते हैं पादप कोशिका पे। तो पादप कोशिका का इंपॉर्टेंट अब यहां से जो चलेगा लंबा वो पादप कोशिका चलेगा, ठीक है। मॉक टेस्ट जो लोग दे रहे हैं वो देते रहिएगा, कल परसों में उसका आपको बता देंगे सबका स्कोर कार्ड, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके फटाफट दे लीजिए, कल हो सके या परसों हो सके उसको क्लोज करके एक नया सेट फिर से अपडेट दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत लोग पूछते हैं कि क्या मॉक टेस्ट में टाइमिंग भी चलता है? तो जी हाँ, टाइमिंग भी चलता रहता है। आप नीचे देखिएगा टाइमिंग रहता है 5 मिनट का, जिसमें 20 क्वेश्चन आपको दिया रहता है। 20 क्वेश्चन 5 मिनट में आपको सॉल्व करना होता है, तो इसके लिए भी टाइमिंग है। इसलिए टाइम से पहले ही कोशिश कीजिए कि सबमिट कर दें, ठीक है। मैंने रिजल्ट देखा है, स्कोर कार्ड देखा है मैंने, कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा किए हैं, और थोड़ा हार्ड भी था प्रीवियस सेट का, तो थोड़ा लोगों का मार्क्स कम आया है। वैसे हम लेकर के आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसने कितना मार्क्स लाया है,
ठीक है, चलिए तो पादप कोशिका से जो आपको दिखाते हैं प्लांट सेल से क्वेश्चन नंबर 16वां, यानी पादप कोशिका से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर में दे दिया इसमें कि पादप कोशिका में मौजूदा की मात्रा, ठीक है, मौजूद कोशिकाओं में जो होता है मौजूद की मात्रा जो होता है, ठीक है, वो दे दिया है इसमें। संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देता है, कौन कर देता है ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा, सवाल पहले समझ लीजिए, अगर नहीं समझे एक बार और आप रिपीट कर लीजिए कि पादप कोशिका में जो मौजूद होता है वो क्या चीज मौजूद होता है। ध्यान रखिएगा, पादप कोशिका में क्या चीज मौजूद होता है जो संचालन की जो काम होता है वो और आपको आसान बना देता है, ठीक है। संचालन की जो होता है, संचालन की क्रिया को कहिए कि और आसान बना देता है, वो पादप कोशिका में क्या मौजूद होता है, ध्यान रखिएगा। तो देख लीजिए, आप अगर समझ गए हैं क्वेश्चन तो, क्योंकि कोशिका में क्वेश्चन ही आपको समझना है, और जब क्वेश्चन समझ जाइएगा तो वो बहुत इजी लगने लगेगा आपको। तो यही चीज इसमें है, तो समझिए इसको। पहला दे दिया है इसमें, देख लीजिए, जल दे दिया है। दूसरा दे दिया है कि विद्युत और रासायनिक जो है बंधन दे दिया है। चौथा हार्मोन दे दिया है। तीसरा हार्मोन दे दिया है। चौथा प्रोटीन दे दिया है। तो पादप कोशिका में वो कौन सा चीज है जो क्या करता है, संचालन की जो सुविधा को और आसान बना देता है। तो दोस्तों वो है मेरा जल, ठीक है। जल ही क्या होता है कि जितने भी कोशिका होते हैं, चाहे पादप का हो या जंतु का हो, जितने भी संचालन की जो होते हैं काम, वो जल बहुत इजी बना देता है, क्योंकि जल की मात्रा क्या होता है कि काफी मात्रा होता है किसी भी कोशिका में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन लेके चलते हैं आपको। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि पौधे को ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है। जी हाँ, पौधे ही नहीं, इंसानों की भी ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है तो पता है। तो ये पौधे के बारे में पूछ लिया कि पौधों को ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है, ये बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको देख लीजिए, थोड़ा सा बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें देख लीजिएगा, दे दिया है क्योंकि उनमें क्या है आपको कि अत्यधिक जो मृत कोशिकाएं जो है पाई जाती है, इसलिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। या दूसरा दे दिया है क्योंकि वे केवल ऊंचाई में बढ़ते हैं, इसलिए उनको ऊर्जा की जरूरत होती है। चलते फिरते नहीं है, दाएं बाएं नहीं करते हैं, सिर्फ हाइट बढ़ाते हैं, इसलिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। या तीसरा आपको दे दिया है क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें ऊर्जा की जरूरत होती है। मनुष्य की तरह दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं पेड़ पौधे, क्या ये चीजें हैं। या चौथा आपको इसमें दे दिया है क्योंकि वे ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। दोस्त क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा इसमें कि पौधों को जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो क्यों होती है, क्योंकि उसमें जो होते हैं अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती है। अधिकांश क्या होती है, डेड सेल पाए जाते हैं। आप देखिएगा पेड़ पौधे पे पपड़ी उपड़ी निकला रहता है, क्या होता है, डेड सेल होता है। तो वो डेड सेल क्या होता है कि पादप कोशिका में अधिक होता है, लेकिन हम लोगों के शरीर में क्या इस तरह का निकलता है, नहीं ना निकलता है। तो डेड सेल बहुत कम पाए जाते हैं हम लोगों में, लेकिन पेड़ पौधे की अगर बात करें तो उसमें डेड सेल काफी अधिक होता है। अब समझ लीजिए, जैसे आपको बता देते हैं, ये पादप है, पादप मतलब पेड़ है, पौधे हैं, देख लीजिए इसमें क्या है आपको कि इसको ऊर्जा की आवश्यकता इसलिए होता है कि इसमें डेड सेल अधिक होता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि इसमें ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है, लेकिन और समय ज्यादा होती है, ये चीजें है। तो ये है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, इंपॉर्टेंट है। हाँ, आपको अगला क्वेश्चन दे दिया कि पादप कोशिका में, ठीक है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है, ये बताना है कि पादप कोशिका में जो होता है वो कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है, ये बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है इसमें, क्योंकि क्या है कि उसकी जो है कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणों कारकों से पादप की जो है पादप कोशिका की क्या करती है कि रक्षा करती है, इसलिए कोशिका भित्ति पाई जाती है। या दूसरा इसमें आपको दे दिया है क्योंकि पादप कोशिका सजीव होती है, ठीक है, यानी कि सजीव करने का मतलब क्या, जीवित होती है। तीसरा नंबर इसमें दे दिया है कि क्योंकि पादप कोशिका में क्या होता है कि कोशिका झिल्ली नहीं होती है, इसलिए। या चौथा इसमें आपको दे दिया है कि क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होती है। दोस्त किस लिए होती है, ध्यान रखिएगा, कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा कोशिका भित्ति इसलिए पाई जाती है ना, क्योंकि क्या होती है कि कोशिका भित्ति एक तरह से कहिए कि सुरक्षा करने का काम करता है पादप में, ठीक है। जितने भी पेड़, तो ये ऑप्शन देख लीजिए, फिर समझा देते हैं। ये ऑप्शन मेरा फर्स्ट नंबर क्या होगा, करेक्ट होगा, देख लीजिएगा एक बार।
ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि कोशिका भित्ति में क्या होता है कि विभिन्न पर्यावरण कारकों से पादपों की कोशिका की रक्षा करती है। ठीक है, आप समझ लीजिए। कोशिका भित्ति इसलिए पाई जाती है क्योंकि मान लीजिए कि आंधी आती है, तूफान आती है, पेड़ बरसात होते हैं, बहुत सारे धूप इतने रहते हैं, पादप को क्या होता है कि इस तरह की रक्षा करने के लिए क्या होती है कि उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। यही कोशिका भित्ति क्या करती है कि पर्यावरण जो घटनाएं घटती रहती है उससे उसकी क्या करती है की रक्षा करती है। अगर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती तो क्या हो सकता था, पेड़ डेड हो जाएगा, जितने पेड़ पौधे हैं सब डेड हो जाएंगे। वही कोशिका भित्ति उसको बचा करके रखता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ये इंपॉर्टेंट है। कोशिका भित्ति इसके अंदर जो होता है वो दो परत पाया जाता है। ठीक है, सबसे मध्य भाग में जो होता है ना मेला करके उसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है, जो एक दीवार की तरह होता है, दीवार की तरह इसमें होता है, जो उसको बहुत मतलब कि एक तरह से आवरण का काम करता है, एक सुरक्षा का काम करता है। तो ये चीजें है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि कोशिका में केंद्र के अतिरिक्त, कोशिका में क्या दिया है कि केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिका अंगों में अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं, ये बताना है। ठीक है, किसमें राइबोसोम और डीएनए होता है, किस कोशिका केंद्रक में, किसी कोशिका केंद्र के अतिरिक्त कहता है ना, हाँ कोशिका केंद्र के अतिरिक्त कहता है, उसके अलावा दो कोशिका अंग में केवल क्या होता है अपने जो होता है डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है, ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है इसमें कि लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा दे दिया है कि लवक और जो है गोल्जी का है, तीसरा आपको दे दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया और जो है दे दिया गोल्जी का है, चौथा दे दिया है कि माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम। दोस्त इसमें कोशिका में जो केंद्रक के अतिरिक्त जो होता है ना, जिसमें दो कोशिका अंगों में अपने डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है, अपने डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है, वो होता है फर्स्ट नंबर लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि राइबोसोम और डीएनए पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, इसका अपना होता है। ठीक है, अब समझ लीजिए इसमें कि इसमें क्या होता है कि ये लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में, तो पहले माइटोकॉन्ड्रिया देख लीजिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि डीएनए और राइबोसोम इसका अपना होता है। उसी तरह से क्या होता है कि इसमें जो राइबोसोम होता है ना, वो क्या होता है कि गोल आकार का अंडा आकार के रचना जैसा होता है, ध्यान रखिएगा, पादप रसायन का भी निर्माण करता है ये। ठीक है, उसी तरह से लवक में भी होता है, लवक में भी होता है आपका जो है डीएनए और राइबोसोम होता है इसमें, लवक में भी। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसमें इसका अपना जो है दो ऐसे चीज पाए जाते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। लास्ट क्वेश्चन में कि पादप में कोशिका कहां पाई जाती है। जी हाँ, पादप में कोशिका कहां पाई जाती है ये बताना है। पेड़ पौधे में जो कोशिका होती है वो कहां पाई जाती है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है इसमें कि प्रोहर सिरे पे पाया जाता है, मतलब ऊपर पाया जाता है, या जाइलम में पाया जाता है, तीसरा बीज में पाया जाता है जो अंकुरन होता है उसमें, या चौथा दे दिया है कि जड़ में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपका पाया जाता है दोस्त कोशिका, वो पाया जाता है जड़ में। ठीक है, ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि जड़ में पाया जाता है। कोई भी कोशिका की शुरुआत जो होती है ना, वो जहां से जन्म लेना शुरू करता है वहीं से उसका कोशिका बनना शुरू हो जाता है। तो सबसे शुरुआती जो कहिए एक तरह से तो जड़ में ही उसका क्या होता है कि शुरुआत होता है। तो जड़ में क्या होता है कि कोशिका पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है ये। तो दोस्त ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका 15 क्वेश्चन इसमें था वो किससे था, जंतु कोशिका से था। ठीक है, एनिमल सेल से था। और आपका 5 क्वेश्चन जो था वो पादप कोशिका से यानी कि प्लांट सेल से था। तो ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है सेट 2 का पीडीएफ, जो इससे पहले जो वीडियो आप देखें उसका पीडीएफ आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो लोग नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और अभी तक उनको लग रहा है कि बायोलॉजी नहीं पूछा जाएगा, तो भ्रम में मत रहिए, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। फिर लेकर के आएंगे आपके लिए एक नया सेट बायोलॉजी का। ठीक है, लोग पूछते हैं कि कब तक खत्म होगा, इसकी चिंता ना कीजिए कि कब तक खत्म होगा, एग्जाम से पहले खत्म होगा, उससे पहले और भी बहुत सारे सेट आपको दिए जाएंगे। ये तो अभी ट्रेलर चल रहा है, बहुत सारा अभी चीज बाकी है। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ अभी क्वेश्चन चैप्टर वाइज दे रहे हैं हम, लेकिन इसके बाद भी बहुत मटेरियल मेरे पास बचा हुआ है जो आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है,
तो क्या कीजिए कि फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए सेट के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।